नमस्कार मित्रों, प्रस्तुत है आज आपके सामने कुंवर नारायण जी की माध्यम कविता। यह कविता कुंवर नारायण के चक्रव्यूह काव्य संग्रह में संकलित है। तो आइए इसे पढ़ते हैं। कुंवर नारायण कहते हैं, वस्तु और वस्तु के बीच भाषा है जो हमें अलग करती है। तुम्हारे और मेरे और तुम्हारे बीच एक मौन है जो किसी अखंडता में हमको मिलाता है। एक दृष्टि है जो संसार से अलग असंख्य सपनों को झेलती है। एक असंतुष्ट चेतना है जो आवेश में पागलों की तरह भाषा को वस्तुमान तोड़ फोड़ कर अपने एकांत में बिखरा लेती है और फिर किसी सिसकते बालक की तरह कातर हो भाषा के उन्हीं टुकड़ों को पुनः अपने स्खलित मन में समेटती है, संजोती है और जीवन को किसी नए अर्थ में प्रतिष्ठित करती है। इसके संदर्भ की बात करें तो प्रस्तुत पंक्तियाँ कुंवर नारायण जी द्वारा रचित माध्यम कविता से ली गई हैं या उद्धृत हैं, जो कि चक्रव्यूह काव्य संग्रह में संकलित हैं। आइए बात करते हैं इसकी व्याख्या पर। कवि कुंवर नारायण जी कहते हैं, वस्तु और वस्तु के बीच भाषा है जो हमें अलग करती है। अर्थात प्रत्येक वस्तु के मध्य एक भाषा होती है जो हमें एक दूसरे से अलग करती है। आगे कवि कहते हैं, मेरे और तुम्हारे बीच एक मौन है जो किसी अखंडता में हमको मिलाता है। आगे कवि कहते हैं कि मेरे और तुम्हारे बीच एक मौन है, कि हम तुम्हारे हृदय में और हमारे हृदय में एक मौन समाहित है जो जिससे हम अलग तो हैं, चुप तो हैं, लेकिन कहीं न कहीं एक भाषा मौन रहकर भी हमें एक दूसरे में मिलाती है, हमें एक दूसरे से की अखंडता से मिलाती है, जिससे हम एक दूसरे से बिछड़ नहीं पाते हैं। एक दृष्टि है जो संसार के अलग, एक दृष्टि है जो संसार के असंख्य सपनों को झेलती है। आगे क्या कहते हैं, यह भाषा के अनेक रूपों का परिचय है। भाषा एक दृष्टि का नाम है। एक दृष्टि है जो संसार से अलग असंख्य सपनों को झेलती है। भाषा एक दृष्टि है। भाषा एक दृष्टि का नाम है जिसे संसार अलग अलग रूपों और सपनों में जानता है। आगे क्या कहते हैं, भाषा को वस्तुमान तोड़ फोड़ कर अपने एकांत में बिखरा लेती है। जो भाषा को वस्तु समझकर आवेश में आकर पागलों के समान तोड़ना फोड़ना चाहती है और अपने एकांत में बिखरा लेती है। आगे फिर क्या कहते हैं, और फिर किसी सिसकते बालक की तरह कातर हो भाषा के उन्हीं टुकड़ों को पुनः अपने स्खलित मन में समेटती है, संजोती है और जीवन के किसी नए अर्थ में प्रतिष्ठित करती है। कवि आगे इस पंक्ति के द्वारा कहना चाहता है कि आवेश में आकर पागल बच्चों की तरह तोड़ना फोड़ना चाहती है और अपने एकांत में बिखरा लेती है और फिर किसी रोते हुए बच्चे की तरह दुखी या भयभीत होकर उन बिखरे हुए टुकड़ों को समेटकर अपने बिखरे हुए मन को समेटती है, पुनः संजोती है और जीवन को नए अर्थ में परिभाषित कर स्थापित करने का प्रयास करती है। आगे फिर से अगली पंक्ति पढ़ेंगे। आगे पंक्ति में क्या है, जीवन से वही मेल रोज धीरे धीरे, ना कर दे मलिन आत्मदर्पण अति परिचय से, ऊब से थकन से बचा रहने दो अविज्ञात बहुत कुछ। इस पंक्ति में कवि कहते हैं, जीवन से वही मेल रोज धीरे धीरे, कि अनेक भाषा और स्वयं को जीवन में इतना अधिक समाहित कर लेते हैं कि एक ऊब सी होने लगती है। कवि कहते हैं, स्वयं को अधिक तलाशने से भी बचना चाहिए, क्योंकि यह भावना मनुष्य को एक दूसरे से अलग या श्रेष्ठ होने का भाव उत्पन्न करने लगती है। मनुष्य एकाकी हो जाता है, अकेलेपन से उबर कर वह थक जाता है। कवि कहता है, यदि इस ऊब और थकन से बचना चाहते हो तो सब कुछ जानने का प्रयास मत करो। ऊब से थकन से बचे रहने दो अविज्ञात बहुत कुछ। क्या कहते हैं, जीवन से वही मेल रोज धीरे धीरे करना दे मलिन, कि रोज़ अपने आप को तलाशने की जो ये जिज्ञासा है, जो ये लालसा है, वो कहीं ना कहीं एक जीवन को व्यर्थ न कर दे, उद्देश्यहीन न कर दे
आत्मदर्पण अति परिचय से, खुद का परिचय पाने से, ऊब से थकान से बचा रहे। इसके चक्कर में ऊब से थकान से बचे रहिए। रहने दो अविज्ञात बहुत कुछ। रहने दो मतलब मना कर रहे हैं, अविज्ञात मतलब जानने की कोशिश मत कीजिए, बहुत कुछ अर्थात बहुत कुछ। आगे कवि कहता है कि अपने आप को थकाइए नहीं, रहने दो अविज्ञात बहुत कुछ। कुछ बच जाता है, कुछ नहीं जान पाते हैं तो उसे ना जानिए, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, उसे रहने दीजिए। रहने दो अविज्ञात बहुत कुछ। आगे कवि क्या कहता है? चांद और सूनी रातों का बूढ़ा कंकाल, कुछ मुर्दा लकीरें, कुछ गिनी चुनी तस्वीरें जो मैं तुम्हें देता हूँ। पुरानी चौहदी की सीमा रेखाएं हैं, पर मैं प्रकाश का वह अंता केंद्र हूँ जिससे गिरने वाली वस्तुओं की छायाएं बदल सकती हैं। हाड़ सी बिजली की तरह अकस्मात अपनी पंक्तियों में भभक कर मैं संसार को नंगा ही नहीं करता, बल्कि अस्तित्व के दूसरे अर्थों में प्रकाशित करता हूँ। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि व्यक्ति को भाषा मनचाहे रूप में प्रयोग कर सकता है। चांद और सोनी रातों का बूढ़ा संसार, यह भाषा के ऊपर भाषा के संदर्भ में कहते हुए कहते हैं, यदि वह चाहे तो स्वयं को एक चार दीवारी की सीमा में बांधकर केवल चांद या किसी दुखी व्यक्ति के अतीत की कहानियों और तस्वीरों में ही उलझा रह सकता है। रहना चांद और सोनी बूढ़ी का संसार, कुछ मुर्दा लकीरें, कुछ गिनी चुनी तस्वीरें जो मैं तुम्हें देता हूँ। पुरानी चौहद्दी की सीमा रेखाएं हैं, पर जिस प्रकाश का मनता केंद्र हूँ। उस पर उलझा रह सकता है, लेकिन भाषा प्रकाश का वह अंता केंद्र है। आगे क्या कहता है कवि? पर मैं प्रकाश का वह केंद्र हूँ। यहाँ पे मैं का संदर्भ भाषा से है। कहते हैं कि भाषा प्रकाश का वह केंद्र है जिससे गिरने वाली वस्तुओं की छायाएं बदल सकती हैं। अर्थात पीड़ा जो होती है वह सुख में बदल सकती है, जिसमें गिरने वाली प्रत्येक वस्तु का स्वरूप बदल सकता है। जिसे पीड़ा हो वह सुख की प्राप्ति कर सकता है। भाषा केवल हड्डियों में अचानक चमक कर और अपने शब्दों में ढलकर संसार को निर्वस्त्र नहीं करती। अर्थात कवि अपने शब्दों को तीखी लपट या भवक से संसार के स्वरूप का यथार्थ चित्रण ही नहीं करता, अपितु अस्तित्व के नए नए दृष्टिकोण से समझने के अर्थ भी खोलता है, बल्कि अस्तित्व को दूसरे अर्थों में भी प्रकाशित करता हूँ। एक बार फिर से इस व्याख्या को पढ़ेंगे। क्या कहते हैं? चांद और सूनी रातों का बूढ़ा कंकाल, कुछ मुर्दा लकीरें, कुछ गुनी चुनी तस्वीरें मैं तुम्हें देता हूँ। कि यह चांद और सूनी रातों का बूढ़ा कंकाल कवि अपने माध्यम से कहता है, और कुछ मुर्दा लकीरें और गिनी चुनी तस्वीरें चलिए मैं तुम्हें देता हूँ। पुरानी चौहद्दी की सीमा रेखाएं हैं, मैं प्रकाश का वह अंता केंद्र हूँ। और ख़ुद को बताता है कि मैं प्रकाश का केंद्र हूँ जिससे गिरने वाली वस्तुओं की छायाएं बदल सकती हैं। यहाँ पर गिरने वाली वस्तुओं का संदर्भ कह सकते हैं पीड़ा से। अर्थात कवि कहता है कि मैं वह प्रकाश का केंद्र हूँ जिससे दुख भी सुख में बदल सकता है। हाड़ सी बिजलियों की तरह अकस्मात अपनी पंक्तियों से भभक कर मैं संसार को नंगा नहीं करता, बल्कि अस्तित्व के दूसरे अर्थों में भी प्रकाशित करता हूँ। आगे की रचना पढ़ेंगे, इसमें क्या लिखा गया है। मेरे काव्य इन मानस परोक्षों से एक अपना आकाश रचो। मेरे काव्य इन मानस परोक्षों से एक अपना आकाश रचो। मेरे असंतुष्ट शब्दों को लो और कला के इस विदीर्ण पूर्व ग्रह मात्र को सौंदर्य का कोई नया कलेवर दो, क्योंकि यही एक माध्यम है जो सदा अक्षुण्ण है। शब्दों की घनिष्ठता बढ़ने दो कि उनकी एक अस्फुट लहक तुम्हारे सौम्य को छू ले और तुम्हारी विशालता मेरे अधेय को समझे। आगे पढ़ेंगे। कवि मनुष्य को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मेरी कविताओं में प्रस्तुत किए गए मेरे भावों को समझो। मेरे काव्य के इन मानस परोक्षों से अपना एक आकाश रचो। मेरे भावों को समझो और स्वयं के लिए एक नया संसार बनाओ। एक अपना आकाश रचो अर्थात अपने लिए स्वयं का एक संसार बनाओ। अर्थात मेरे शब्दों में छिपे अर्थ को पहचान कर एक नए संसार का निर्माण करो। आगे कवि कहते हैं कि मेरी कविताओं से कुछ ऐसे शब्दों का चयन करो
क्या? मेरे असंतुष्ट शब्दों को लो और इस कला की विधि पूर्वग्रह मात्र को सौंदर्य का नया कलेवर दो। मेरे कविताओं में से कुछ शब्दों का चयन करो जिनसे तुम असंतुष्ट हो और तुम्हें वो अच्छे नहीं लगे। ऐसे शब्दों को भली प्रकार से कला के विदीर्ण हुए भावों को अपने नए शब्दों द्वारा एक नया स्वरूप प्रदान करो। कोई सौंदर्य का नया कलेवर दो। आगे कवि कहता है कि शब्द या भाषा एकमात्र ही आधार है। शब्द या भाषा एकमात्र ही आधार है जो शाश्वत रहते हैं, जो कभी नहीं मिट सकते। शब्दों द्वारा परस्पर घनिष्ठता को बढ़ाते जाओ। क्या कहते हैं? शब्दों से घनिष्ठता बढ़ने दो, अर्थात शब्दों के द्वारा परस्पर घनिष्ठता को बढ़ाए जाओ। हो सकता है शब्दों की अस्पष्ट सी लपट तुम्हारे शांत स्निग्ध मन को छू जाए और तुम्हारी विशालता मेरे अधेय को समझ सके, अर्थात मेरे शब्द अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर सकें कि उनकी अस्फुट लहर तुम्हारे सौम्य को छू ले। क्या कहता है कि उन असंगत शब्द भी तुम्हारे मन को छू लें और तुम्हारी विशालता मेरे अधेय को समझे और तुम्हारी विशालता मेरे अधेय को समझ सके, अर्थात मेरे शब्द अप्रत्यक्ष रूप से तुम्हें प्रभावित कर सकें। आगे देखते हैं। कवि कहता है, स्वयं सिद्ध आनंद के प्रौढ़ आलिंगन में समा जाए ऋचाओं की गूंज सी आर्यलोक। पूजा के दूब सी कोमल निहार धुली दुधमुही नई नई संस्कृति को बाल मानवता के स्वाभाविक सपनों तक आने दो। एक सात्विक शांति प्रभात के सहज वैभव में थम जाए। असह सौंदर्य विस्मय की परिधि में अकुला दे प्राणों को मीठे मीठे। ए अजान तुम तक यदि मेरा भावोदर पहुँचे, इस कोलाहल को अपने आकाश में भर सक। ए मीठे मीठे, यहीं तक अभी पढ़ते हैं। अकुला दे प्राणों को मीठे मीठे। आगे इसे पढ़ते हैं। कवि कहता है कि अपने रचे हुए शब्दों से आनंद की अनुभूति करते हुए पूरा आर्य लोक वैदिक मंत्रों की गूंज के साथ साथ प्रगाढ़ आलिंगबद्ध हो जाए। स्वयं सिद्ध आनंद के प्रौढ़ आलिंगन में समा जाए ऋचाओं की गूंज सी आर्य लोक। कि स्वयं सिद्ध अपने शब्दों के आलिंगन से, प्रौढ़ आलिंगन से जब वो गूंजे तो समस्त ऋचाएँ समा जाएं उसी में। आगे क्या कहते हैं? पूजा के दूब सी कोमल निहार धुली दुधमुही नई संस्कृति को एक मानवता के स्वाभाविक सपनों तक आने दो। पूजा की धूप के समान कोमल ओस कणों से धुली हुई नवजात शिशु सी नवीन संस्कृति का निर्माण हो। इस नई संस्कृति को बाल मानवता के स्वाभाविक सपनों को आने दो। ये क्या कहते हैं? एक सात्विक शांति प्रभात के सहज वैभव में थम जाए। असह्य सौंदर्य विस्मय की परिधि में अकुला दे प्राणों को मीठे मीठे। तुम अपने शब्दों, आगे कहते हैं, इससे समस्त संस्कृति एक शांति का अनुभव करेगी। आगे कवि कहता है, हे मनुष्य तुम अपने शब्दों से ऐसी अभिव्यक्ति प्रदान करो जिससे प्रातःकाल का सहज स्वाभाविक वैभव ठहर जाए, अर्थात चारों ओर सुख और शांति का वातावरण स्थायी हो जाए। चारों ओर सुख और शांति का प्रभात के सहज वैभव थम जाए कि चारों ओर एक सुख शांति का आवरण आ जाए। ऐसा सौंदर्य फैले जो आश्चर्य की सीमा को त्याग कर मन प्राणों में मीठी मीठी सुखद व्याकुलता को जन्म दे, अर्थात चारों ओर खुशहाली का वातावरण बन जाए। अर्थात असह्य सौंदर्य विस्मय की परिधि में अकुला दे प्राणों को मीठे मीठे। आगे अगली पंक्ति पढ़ते हैं। ए अजान तुम तक यदि मेरा भावोद्वेल पहुँचे, तो इस कोलाहल को अपने आकाशों में भरसक अपनाना। तुम्हें आश्चर्य होगा यह जानकर कि तुम कवि हो और मैं केवल कुछ निष्प्रह तत्वों का एक नया समावेश, तुम्हारी कल्पना के आसपास मंडलाता हुआ जीवन की संभावनाओं का एक दृढ़ संकेत। कवि कहना चाहता है कि ए अजान, अजान मतलब अजनबी, ए अजनबी तुम तक यदि मेरा भावोदल पहुँचे, यद्यपि तुम तक मेरे हृदय, भावोदल मतलब हृदय के भावोदल पहुँचे, तुम तक यदि मेरे हृदय में उमड़ते भावों का प्रवाह पहुँच जाए, तो इस कोलाहल को अपने आकाशों में भरसक अपनाना। पहुँच जाए तो इस प्रवाह के शोर को तुम अपने काव्य पटल पर अपना लेना, अर्थात मेरे भाव विचारों की अनुगूंज को अपनी कविताओं में पूरी अधिकार के साथ अपना लेना। तुम्हें आश्चर्य होगा यह जानकर कि तुम कवि हो। आगे कवि कहता है,
तब तुम्हें यह जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि तुम वास्तव में एक कवि हो और मैं केवल आगे क्या कहता है, और मैं केवल कुछ निष्प्रह तत्वों का एक नया वेश। कहते हैं मैं कुछ तटस्थ भावों तत्वों का एक विचार मात्र हूँ जो एक नया समावेश चाहता है। तुम्हारी कल्पना के आसपास मंडलाता हुआ जीवन की संभावनाओं का दृढ़ संकेत जो तुम्हारी कल्पना के आसपास घूमता रहता है, यह कोई साधारण बात नहीं अपितु जीवन में नई आशाओं और संभावनाओं का निश्चित पक्का संकेत है। और आगे सब अच्छा ही होगा। इसी के साथ आपकी यह माध्यम कविता होती है समाप्त। आपकी अगली कविता होगी समुद्र की मछली। धन्यवाद।